हेलो। तो आज हम 10वीं का राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, उसके कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। उसमें से आपके 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक अति लघुत्रात्मक होगा और एक लघुत्रात्मक प्रश्न होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें तो पहला सवाल आपको यहाँ दिया गया है कि सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है। तो सत्ता के जब अंगों में बंटवारा करते हैं तो उसे क्षैतिज वितरण कहते हैं सत्ता का। ये आपको याद रखना है। फिर देखिए दूसरा सवाल है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो यूरोपियन यूनियन बनाया था उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी है, वहाँ पर स्थित है। अगला है, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी। तो 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस सामाजिक समूह का है। तो श्रीलंका के मूल निवासी सिंहली लोग हैं और उन्हीं का सबसे ज़्यादा हिस्सा वहाँ पर है। बेल्जियम में डच भाषी क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो डच भाषी जो भी क्षेत्र था उसे फ्लेमिश कहते हैं, है ना। और जो फ्रेंच भाषी था वो वेलोन कहलाता था। अगला आपका छठा सवाल है कि बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार होती है। तो बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की सरकार सामुदायिक सरकार बनाई थी वो होती है। अगला है, श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा का बनाया था। तो 1956 में राजभाषा बनाया था। उसी राजभाषा की वजह से सिंहली में जो श्रीलंका में तमिल लोग थे वो नाराज हो गए थे और उन्होंने गृह युद्ध आरंभ कर दिया था। निम्न में से किस देश ने 1970 से 93 के मध्य अपने संविधान में 4 संशोधन किए। तो हमने पढ़ा था 4 संशोधन बेल्जियम ने किए थे, जिससे उन्होंने अपने यहाँ जो 2 भाषी क्षेत्रों में जो मतभेद हो रहे थे उन मतभेदों को खत्म किया था। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक देशों में देश में एकता तभी संभव है जब सभी समुदाय व क्षेत्रों की भावना को याद किया जाए। तो इससे ही क्या होगी कि एकता संभव होगी। एक कह रहा है ये कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्व करे, तो इसमें से एकता संभव नहीं होनी। बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को सत्ता में हिस्सेदार न बनाए, तो इससे भी नहीं होगी। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सभी समुदायों और क्षेत्रों की भावना को बराबर रखना चाहिए, ये इसका कहना है। निम्न में से किस देश के साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है ना। तो बेल्जियम है जर्मनी से लगता है, नीदरलैंड से लगता है, फ्रांस से भी लगता है। लेकिन ब्रिटेन एक अलग है, द्वीपीय देश है, तो ब्रिटेन से इसकी सीमा नहीं लगती है। 11 सवाल है, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है। तो हमने देखा था सामुदायिक सरकार श्रीलंका में दिखाई देती है। किस देश में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप लिया कि 2 समूह थे आपस में लड़ने लगे। ये श्रीलंका की बात थी हमारे, एक सिंहली थे और दूसरी तरफ तमिल थे, तो ये श्रीलंका में हुआ था। बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है। तो बेल्जियम यूरोपीय महाद्वीप का देश है, यूरोप में आता है। फिर अति लघुतात्मक प्रश्न में देखें, सरकार के विभिन्न अंगों के नाम। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये आप याद रखना है। अगला है, किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का अच्छा उदाहरण है। तो किस देश में सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का उदाहरण थी। तो सामुदायिक सरकार में सत्ता का बंटवारा बेल्जियम में हुआ था। फिर सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है कि सरकार के मध्य जो सत्ता का विभाजन होता है वो स्तर में करते हैं हमें, जैसे केंद्र आ जाए, फिर राज्य स्तर आ जाए और फिर स्थानीय स्तर आ जाए, तो इस प्रकार से। अगला है चौथा, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका को बहुसंख्यकवादी सरकार में अंतर स्पष्ट करना है। तो देख सकते हैं जो बेल्जियम की सामुदायिक सरकार का चयन किया था वहाँ एक ही भाषा के लोग बोलने वाले थे, वो नहीं करते थे, सब करते थे। लेकिन श्रीलंका में बहुसंख्यकवादी सरकार एक सिंहली समुदाय वाले लोगों ने बनाई थी, तो ये आपको याद रखना है। सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण में बताया था कि सरकार के अंगों में शक्तियों का बंटवारा सरकार का क्षैतिज वितरण होता है, ठीक है। तो अंगों में जब वितरण कर रहे हैं तो अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये वाला। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था यही कहलाती है, आपका क्षैतिज वितरण कहलाता है, जिसमें एक अंग दूसरे अंग को क्या करता है, नियंत्रित करता है और इससे सत्ता का संतुलन बना रहता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है।
क्योंकि ये संघर्ष की संभावना को कम करता है और जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, उसको बढ़ावा देता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर अगला है आपका कि 1950 और 60 के दशकों के बीच ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रकट समस्या क्या थी। तो ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच मेन जो समस्या थी वो थी भाषाई विविधता की, है ना। भाषा इनकी क्या थी, अलग अलग थी। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले लोग समृद्ध और ताकतवर थे। तो फ्रेंच भाषी क्या थे, ताकतवर थे। बेल्जियम को समाज की जातीय बनावट की दृष्टि से कितने भागों में बांटा था। तो 4 भागों में बांट दिया गया था। राजधानी ब्रुसेल्स थी, फ्रेंच भाषी जो क्षेत्र था वो वेलोनिया था, डच भाषी क्षेत्र था वो फ्लेमिश था, और जो जर्मन भाषी क्षेत्र था एक वो अलग था। लघुतात्मक प्रश्न, लघुतात्मक में देखिए, एक है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप कौन से। तो एक ही सरकार के विभिन्न अंगों में, स्तरों में, सामाजिक समुदाय में और विभिन्न राजनीतिक स्तरों में इसको राजनीतिक दलों या दबाव समूहों में हम बांटते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो यह लोकतंत्र की आत्मा है, टकरावों को कम करता है, समानता, स्वतंत्रता सभी को लागू करता है। इसलिए सत्ता की साझेदारी का अर्थ, तो साझेदारी का अर्थ आपको पता ही होगा कि अलग अलग समूहों में सत्ता को बांट देना। श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांगे क्या थी। तमिल लोगों ने कहा था कि तमिल भाषा को भी राजभाषा बनाया जाए। शिक्षा और सरकारी सेवा में सिंहलियों को जितने अवसर दिए जा रहे उतने तमिलों को दिए जाए, और तमिल बहुल क्षेत्रों में स्वायत्तता उनको मिलनी चाहिए, ये था। फिर विभिन्न क्षेत्रों में समूहों में मध्य सत्ता के बंटवारे की कोई 2 उदाहरण। तो एक तो बेल्जियम में हुआ था, एक भारत में ले लेते हैं हम कि हम सत्ता का विभाजन करते हैं। एक बहुसंख्यकवाद से क्या है। तो बहुसंख्यकवाद यानी किसी देश में किसी एक समुदाय की संख्या ज़्यादा है तो वो बहुसंख्यकवाद है ना। जैसे श्रीलंका में हम सिंहली को देखते हैं, तो वो अपने मनमाने ढंग से काम करते थे। श्रीलंका में कितने जाति समुदाय के लोग थे। तो श्रीलंका में एक तो मूल भाषी जो सिंहली थे, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल थे, एक भारतीय मूल के तमिल थे, और एक मुसलमान जनजाति जाति रहती थी। दूसरा चैप्टर आपका संघवाद है ना। तो संघवाद में 4 नंबर के सवाल आ रहे हैं इसमें से, और इसमें एक वस्तुनिष्ठ आ रहा है, एक दीर्घ उत्तरीय आ रहा है। तो वस्तुनिष्ठ में अगर हम देखें तो पहला सवाल है संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या, कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषा है। तो उसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियां प्राप्त है। तो असम, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ की जो जनजातियां हैं उनको विशेष शक्तियां प्राप्त है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन कैसे होता है। तो अधिकारों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच किया जाता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची जिसपे राज्य भी कानून बना सकता है, स्टेट आपका, और स्टेट के अलावा सेंटर भी आपका कानून बना सकता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था है ना। अगला है नगर निगम के अध्यक्ष को। तो नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। फिर शासन की किस व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों में वाली होती है। तो संघीय व्यवस्था होती है जिसमें सरकार 2 या अधिक स्तर की होती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था ना। नागालैंड का हुआ भाषा के आधार पर, उत्तराखंड का हुआ भाषा के आधार पर, झारखंड का हुआ भाषा के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तेलंगाना एक राज्य है, राजस्थान राज्य है, मणिपुर राज्य है, लेकिन दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है। संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए अधिकार किसके पास होते हैं। तो ये सारे के सारे अधिकार न्यायपालिका या न्यायालय के पास होते हैं। अगला 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण क्या है। तो 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्न से कौन सा 7 आकर राज्य बनाने का उदाहरण नहीं है। तो वो है स्विट्जरलैंड। भारत में भी 7 आकर राज्य बना रहे, बेल्जियम में भी है, स्पेन में भी है, लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया। तो विधायी अधिकार 3 भागों में बांटे गए, तो हम कहते हैं संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। फिर निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का नहीं है ना। तो समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, वन भी आता है, विवाह भी आता है, लेकिन सिंचाई नहीं आता है। सिंचाई राज्य सूची का क्या है, विषय है। फिर देखिए दीर्घ उत्तरीय में संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का स्वरूप क्या है, ये आपको पूरा लिखना है। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, भारत राज्यों का संघ है ना। ये शक्तियों का विभाजन किया है हमने 3 सूचियों में। तो ये सभी आपको, न्यायपालिका यहाँ पर सर्वोच्च मानी गई है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपका क्या है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है कि
सत्ता का हम बंटवारा करते हैं ना। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे करते हैं कि केंद्रीय स्तर पे किया, राज्य स्तर पे किया, फिर स्थानीय स्तर पे किया, ये विकेंद्रीकरण। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है? तो एकात्मक और संघीय स्वरूप में जो भी अंतर पाया जाता है उस अंतर को हमें यहाँ पर देखना है। फिर आगे है आपका, देखिए, संघात्मक और एकात्मक। जो संघात्मक है वो भारत में होती है, ये आप जानते ही हैं, अमेरिका में होती है, कनाडा में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह होती है। लेकिन जो अगला है आपका एकात्मक व्यवस्था, तो एकात्मक व्यवस्था अगर हम बात करें तो इंग्लैंड में है, जापान में है, इटली में है, फ्रांस में है, यहाँ पर है ये। अगला संघवाद ने जातीय समस्या को सुलझाने बेल्जियम की किस प्रकार मदद की? तो बेल्जियम ने जो संविधान संशोधन किए थे उसमें अधिकार बराबर कर दिए, तो बेल्जियम उस स्थिति से बच निकला था, है ना। अगला है भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकारों को, तो विधायी अधिकार 3 रूप से बांटे हमने। उसमें हमने पढ़ा है संघ सूची, राज्य सूची और संवती सूची। इसके अलावा है भारत में विकेंद्रीकरण लागू करने का औचित्य क्या है? तो विकेंद्रीकरण के तहत हमने सत्ता का बंटवारा किया, पहले केंद्रीय स्तर पे, फिर राज्य पे, फिर स्थानीय स्तर पे। और स्थानीय स्तर पे 1992 में 73वां संविधान संशोधन लागू करके हमने किया था। अगला है भारत में केंद्र और राज्य संबंधों में आए बदलाव को मद्देनजर सत्ता की साझेदारी आज प्रभावी है क्या? तो बिल्कुल ये प्रभावी है, और आज हम देखते हैं कि भारत इसी की वजह से एकता के सूत्र में बंध पाया है। ठीक है, तो ये वाला पूरा एक सवाल है। फिर है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति, धर्म और लैंगिक मसलों में से 4 नंबर के सवाल आएंगे, एक वस्तुनिष्ठ, एक अतिलघुतात्मक, एक लघुतात्मक। वस्तुनिष्ठ में देखें कि निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर बढ़ा है? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तीनों देशों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर अधिक बढ़ा हुआ। भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। निम्न में से किस देश ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया? तो वो भारत है ना। नेपाल का अपना धर्म है, पाकिस्तान का अपना है, श्रीलंका का अपना है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की बात की थी? तो उसमें ज्योतिबा फूले भी है, महात्मा गांधी भी है, अम्बेडकर भी है, तीनों ने की थी, है ना। निम्न में से किस देश में समरूप समाज पाया जाता है? तो समरूप समाज स्वीडन में पाया जाता है ना, कि समाज क्या है, एक है ना, अलग अलग कोई भी बदलाव नहीं है उसमें। अगर एक विचारधारा जो अधिकारों या अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष में मानी जाती है, वह कौन सी है? तो वो विचारधारा नारीवादी विचारधारा है ना। अगली है सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित किस पे होता है? तो सामाजिक जो समाज में विभाजन होता है वो जन्म के आधार पे होता है। निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो जो नॉर्डिक देश है उधर वाले, उसमें संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्या है, सबसे ज्यादा है। स्थानीय सरकारों में यानी कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? तो 1/3 पद आरक्षित है। 1/3 हम कह सकते हैं, या 33% आप कह सकते हैं कि पद आरक्षित किए गए हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत यह है कि यह एक राजकीय धर्म को, एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी राजकीय धर्म नहीं है ना। अगला देखिए, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इससे अभिप्राय क्या होता है? तो जब लैंगिक विभाजन की बात करते हो तो उसमें समाज द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों को असमान भूमिकाएं होती है ना, कि पुरुष को ज्यादा अधिकार है, स्त्रियों को कम अधिकार है। अगला अति लघुतात्मक प्रश्न देखिए आप। अति लघुतात्मक प्रश्न में कहता है कि समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? कोई 2 देशों के नाम बताइए। तो समरूप समाज स्वीडन में है, जर्मनी में भी है, दोनों जगह है ना। नॉर्डिक देश जितने भी है वहां पर है। नारीवादी आंदोलन क्यों हुए थे? कि पुरुष और महिलाओं में समान अधिकार के लिए नारीवादी आंदोलन हुए थे। सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? वो है लैंगिक असमानता। सामाजिक विवाद अधिकांश किस पर आधारित होते हैं? तो जाति और धर्म पर ये सामाजिक जो विभाजन होते हैं वो आधारित होते हैं। विवाद, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या कहलाते हैं? तो ये सारे पारिवारिक कानून कहलाते हैं। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई एक तरीका? तो हमने घरेलू हिंसा अधिनियम और अन्य कानूनी नियम भी लाए थे। भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का कोई एक तरीका? तो उनके धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं दे, है ना। तो ये एक है। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
जो वर्ण व्यवस्था है उससे आप क्या समझते हैं? तो वर्ण व्यवस्था है कि जाति में जो समूहों का पदानुक्रम होता है वही वर्ण व्यवस्था है ना, कि कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे आएगा, है ना, ये वाली ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था है। पुराने जमाने में चलती थी वर्ण व्यवस्था, अभी वर्ण व्यवस्था भारत में नहीं है। ठीक है, अगला लैंगिक विभाजन क्या होता है? तो लैंगिक विभाजन में क्या होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों की असमान भूमिकाएं होती है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये महात्मा गांधी ने कहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, महिलाओं और पुरुष साक्षरता कितनी भारत में, है ना? तो भारत में अगर देखें तो भारत में लिंगानुपात 943 है, पुरुष साक्षरता 82.14 है और महिला साक्षरता 65.46% है। तो ये इतनी है। लिंगानुपात का अर्थ क्या होता है? तो किसी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। जातिवाद से आप क्या समझते हैं? तो जातिवाद में जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातियों को उकसाता है, अपने लाभ उठाने का प्रयास करता है, तो वो जातिवाद कहलाता है। सांप्रदायिक राजनीति क्या है? तो सांप्रदायिक राजनीति में किसी भी राजनीति जो कर रहा है उसमें धर्मों की तुलना में एक धर्म को श्रेष्ठता बताया जाता है कि यही धर्म क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, वो सांप्रदायिक राजनीति होगी। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन किस देश में हुए थे? नारीवादी आंदोलन सबसे पहले अमेरिका जैसे देशों में हुए थे, जिसमें नारियों को अधिकारों को लेकर बात की गई थी। नारीवादी आंदोलन क्या है? तो हमने पढ़ गए हैं नारीवादी आंदोलन क्या है। भारत में लैंगिक विषमता, लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भारत में महिलाओं और जो पुरुष होते हैं उसमें अधिकारों का अलग अलग बंटवारा है, यही लैंगिक विभाजन। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के 3 लक्षण है ना। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता है 3 लक्षण कि भारत के संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं है, मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता है और भारतीय संविधान धर्म आधारित भेदभाव को विरोध करता है हमेशा। तो ये बात, धर्मनिरपेक्ष राज्य से हम क्या समझते हैं कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। भारतीय राजनीति में जातिवाद की समस्या का उल्लेख करना है। तो जातिवाद की समस्या कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उम्मीदवार आते हैं वो चुनाव में जातियों के हिसाब से होते हैं ना, और सरकार के गठन में जातियों का प्रतिनिधित्व होता है ना, जातिगत भावनाओं को भड़काकर वोट पाने की कोशिश होती है, जातिगत गोलबंदी वगैरह पाई जाती है। भारत में महिलाओं को राजनीति में अपने प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करें। तो प्रतिनिधित्व 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो पहली बार 14.36% महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व 5 से भी कम है। तो ये आपको याद रखना है। अगला जो भी है हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।